एक्सीलेंट विजन टेक्निकल एकेडमी के पॉलीटेक्निक ब्रांच में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग ट्रांसफार्मर पढ़ रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल देखा और उसके लिए हम लोगों ने एक आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसीडर किया था। जनरली हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लिया था, है ना। तो उसमें आप लोगों ने दो तीन बातें सीखी। आई थिंक पहले लेक्चर, मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा, उसमें पहला चीज़ तो ये था कि हमने लेंज लॉ को अच्छे से समझा। लेंज लॉ को बहुत अच्छे से समझा। लेंज लॉ क्या कहता है कि इफ़ इट अलाउज टू कॉज ए करंट बाय शॉर्ट सर्किटिंग द कॉयल, उसमें शॉर्ट सर्किटिंग आप कर दीजिए तो उसके बाद जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस्ड होगा वो फ्लक्स को अपोज कर देगा, यानी इफेक्ट ऑलवेज अपोजेज द कॉज। और उसको मैंने विद एग्जांपल एक सर्कुलर रिंग से आपको पूरा समझाया था। शायद आपको याद आ रहा होगा, नहीं तो प्रीवियस लेक्चर को बहुत ढंग से देखना बच्चों। अब उसमें क्या हुआ कि हमारे पास क्या निष्कर्ष निकला कि लेंज लॉ ये जो कहता है ना, जो आप आज तक आप लोग पढ़ते आए हो, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, है ना। फैराडे तो कहता है एन डी फाई बाई डी टी, उसमें फ्लक्स इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ जाएगा, है ना। और बाकी बुक्स में आप क्या देखते हो, माइनस। तो यहाँ पे हमारा रिमार्क्स क्या था, हमारा हाइपोथेसिस क्या था कि जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है ना, वो जरूरी नहीं कि माइनस आए। इसको आप लिखिए प्लस माइनस एन डी फाई बाई डी टी, प्लस माइनस डी फाई बाई डी टी। जहाँ पर प्लस माइनस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है, लेंज लॉ को रिप्रेजेंट करता है। ये चीज़ें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था और आइडियल ट्रांसफार्मर को हम लोग कंसीडर करके चल रहे थे, है ना। अब उसी के परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा मैं सर्किटरी डायग्राम में जाऊं तो हमारा सर्किट कैसा था देखिएगा। हमारा सर्किट कुछ इस प्रकार से था। है ना, इस प्रकार से था कि ये हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर था, ठीक। ये हमारा एक आइडियल ट्रांसफार्मर था, ठीक। इसके प्राइमरी साइड में हमने वाइंडिंग दिया था, प्राइमरी साइड में हमने वाइंडिंग दिया था। हमने कंसीडर किया है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो N1 पे टर्न्स ज़्यादा होंगे, यानी प्राइमरी साइड पे टर्न्स ज़्यादा होगा और सेकेंडरी साइड पे टर्न्स कम होंगे। तो मान लिया कि यहाँ पे टर्न्स हमारा N1 है, यही तो माना था ना, यहाँ पे टर्न्स हमारे N1 है। तो बिना किसी बहस के, चूंकि ये एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, तो आइडियल ट्रांसफार्मर में बिना किसी करंट के, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है कि, है ना, इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाएगा विदाउट एनी एक्साइटिंग करंट। आप कोर को एक्साइट मत करिए, लेकिन अगर ये आइडियल ट्रांसफार्मर है तो बिना किसी एक्साइटिंग करंट के इसके कोर में फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा। और अभी हम आइडियल ट्रांसफार्मर लेके चल रहे हैं, तो इसमें ये फ्लक्स आपका क्रिएट हो जाएगा, इस तरह से आपका फ्लक्स क्रिएट हो जाएगा, है ना भाई। अब एवरेज फ्लक्स लेंगे कि पीक फ्लक्स लेंगे, वो अभी सर्किट हाइपोथेसिस में देखा जाएगा, है ना। ये हमारा फ्लक्स इसमें क्रिएट हो गया। इस फ्लक्स को हमने कहा ट्रांसफार्मर में, ध्यान देना बच्चों, ट्रांसफार्मर में हमेशा पीक फ्लक्स लिया जाएगा। अभी आप आगे इसको देख लोगे तो इसमें पीक फ्लक्स कंसीडर किया जाएगा। तो पीक फ्लक्स हमारा फाई बहने लगा और इसका वर्किंग प्रिंसिपल प्राइमरी साइड के लिए हम लोगों ने देखा था। आप इस शॉर्ट सर्किटिंग कॉइल को, ये फ्लक्स का नेचर कैसा होगा, ये फ्लक्स का नेचर होगा, जो फ्लक्स हमने लिया है वो साइनोसाइडल ही होगा ना। क्यों, क्योंकि इस वोल्टेज को हमने एसी सप्लाई दिया है, एसी सप्लाई दिया है, यानी V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी दिया है। तो इससे जो फ्लक्स क्रिएट होगा वो भी तो साइनोसाइडल होगा। तो फाई इज इक्वल टू
फाई एम साइन ओमेगा टी फॉर्म का होगा। और मैंने आपसे कहा था कि ये फ्लक्स जो है सपोज दैट इंक्रीजिंग इन नेचर है। इंक्रीजिंग इन नेचर का मतलब क्या हुआ कि नीचे से ऊपर बढ़ने पर फ्लक्स मेरा इंक्रीज कर रहा है। मेरा ये हाइपोथेसिस था, इसको विद कर्व मैंने आपको कुछ इस तरह से दिखा दिया था। यहाँ पे मैंने आपको कुछ इस तरह से दिखाया था, है ना। तो नीचे से ऊपर बढ़ने पर फ्लक्स मेरा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। उसको मैंने आपको इस तरह से दिखाया था कि ये मेरा अगर साइनोसॉइडल फ्लक्स है तो एट एनी पार्टिकुलर इंस्टेंट, इस इंस्टेंट पर जो फ्लक्स का नेचर है वो इंक्रीजिंग है। तो इंक्रीजिंग है तो मैंने जैसे ही इसके टर्मिनल्स लिए थे ना बेटा, अगर आपको याद आ रहा हो, इस टर्मिनल को ए माना था, इस टर्मिनल को बी माना था, इस टर्मिनल को बी माना था, तो जो इसमें इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया दैट इज ई ए बी आपका इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आ गया। और इस ई ए बी यही तो इसका फ्लक्स लिंकेज है। तो आप कहोगे कि E1 इज इक्वल टू ई ए बी, और यही आपका क्या हो जाएगा प्लस N1 डी फाई बाई डी टी। प्लस क्यों लिया हमने, प्लस क्यों लिया, क्योंकि देखो जैसे ही आपने इसको शॉर्ट सर्किट किया, इसको आपने शॉर्ट सर्किट कर दिया, तो एक करंट ए से बी टर्मिनल की ओर बहेगी। अगर आप इसको पॉजिटिव टर्मिनल मानते हो और इसको नेगेटिव टर्मिनल मानते हो तो जो करंट फ्लो करेगा वो पॉजिटिव से नेगेटिव ना ट्रेवल करेगा। भाई ये कब हुआ, जब आपने ए को पॉजिटिव माना और बी को नेगेटिव टर्मिनल माना। तो अगर मान लीजिए शुरुआत में करंट बहता तो लेफ्ट टू राइट था कि नहीं, लेकिन अब करंट कहाँ जा रहा है, राइट टू लेफ्ट जाएगा। तो राइट टू लेफ्ट जाएगा मतलब ये फ्लक्स को क्या कर देगा, फ्लक्स को अपोज कर देगा, क्योंकि नीचे से ऊपर हमारा फ्लक्स इंक्रीजिंग कर रहा है। अब ये उसी फ्लक्स को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। ये कब होगा कि अगर ई ए बी की वैल्यू को आपको पॉजिटिव लेना है ना, तो ई ए बी की वैल्यू अगर आप पॉजिटिव लोगे, ये तभी संभव है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को आप पॉजिटिव कंसीडर करोगे। अगर आप इस टर्मिनल को पॉजिटिव मान लेते, बी टर्मिनल को यदि आप पॉजिटिव मान लेते, मैं इसको ग्रीन से दिखा दे रहा हूं, अगर बी टर्मिनल को आप पॉजिटिव मान लोगे तो ए टर्मिनल को नेगेटिव मान लोगे, तब ये डिक्रीजिंग फ्लक्स हो जाएगा। इस केस में अगर आप वोल्टेज क्या कंसीडर करोगे, ई बी ए, तो ई बी ए नेगेटिव देगा ना, इट इज माइनस ऑफ ई ए बी, इट इज माइनस ऑफ ई ए बी, है ना। तब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को आप क्या कंसीडर करोगे बेटा, तब इस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो यही जो इंड्यूस वोल्टेज का जो फार्मूला मेरा निकलता है ई ए बी का मतलब क्या हुआ, वोल्टेज ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। सिंपल सा आप अपने दिमाग में ये बैठा के रखो। तो ई ए बी जो आपको मिला वो पॉजिटिव डी फाई एन डी फाई बाई डी टी या पॉजिटिव फ्लक्स लिंकेज की वजह से, और जो ई बी ए मिल रहा है वो नेगेटिव फ्लक्स लिंकेज की वजह से मिलेगा, है ना। तो इस चीज को मैंने पॉजिटिव फ्लक्स लिंकेज से दिखाया, वोल्टेज की पोलैरिटी मैंने कुछ नीचे से ऊपर की तरफ दिखाई है, यानी नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दिखाया है। आई थिंक आपको ये सब बातें क्लियर हो गई होंगी। इसी से मेरा रिजल्ट क्या निकला, रिजल्ट मेरा निकला था कि E1 इज इक्वल टू डी साई अपॉन डी टी, यही मेरा हो गया प्लस N1 डी फाई बाई डी टी। अब यहाँ पे जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस N1 डी बाई डी टी, फाई को क्या आप लिखोगे, आप फाई एम साइन ओमेगा टी लिखोगे ना, तो ये हो जाएगा N1। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है बेटा, N1 फाई एम साइन ओमेगा टी का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ओमेगा कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। या आप कह सकते हो कि जो ई ए बी है इसी को आप प्राइमरी साइड का इंड्यूस वोल्टेज कह रहे हो, इसका वैल्यू आ जाएगा, ओमेगा को 2 पाई एफ भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 2 पाई एफ N1 पाई एम कॉस ओमेगा टी। ये आपका
साइनोसॉइडल वेव या कोसाइनोसॉइडल वेव फॉर्म में आपका इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया। अब एक बात ध्यान देने वाली है कि यहाँ पर जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आया है वो कॉस का फंक्शन है, देखो ना, कॉस का फंक्शन है। और जो फ्लक्स आपने कंसीडर किया था, फ्लक्स आपने जो कंसीडर किया था वो साइन का फंक्शन था, पाई एम साइन ओमेगा टी के लिए, है ना। तो इन दोनों में क्या रिलेशन हो गया, आप कह सकते हो ना कि जो इंड्यूस्ड वोल्टेज है वो फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा, है ना। तो इस चीज को भी फेजर रिलेशनशिप में हमेशा याद रखना कि ट्रांसफार्मर में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होता है, वेदर इट इज प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड, अभी मैं सेकेंडरी साइड नहीं गया हूं, लेकिन प्राइमरी साइड में जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो फ्लक्स से अपने मैक्सिमम या पीक फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करेगा। अब जरा यहाँ पे आ जाइए, ये तो इसका इंस्टेंटेनियस मान हो गया ना, स्थानिक मान हो गया। जरा मुझे बता सकते हो कि औसत मान क्या होगा इसका, ई एवरेज कितना मिल जाएगा, ई एवरेज कितना मिल जाएगा। तो आप इसको कॉस ओमेगा कॉस के फंक्शन को 1 करोगे ना, तो सॉरी एवरेज कह रहा हूं, ई पीक ना, पीक वैल्यू इसका ई मैक्स कितना मिल जाएगा, ई मैक्स आपका हो जाएगा 2 पाई एफ एन वन फाई एम। कॉस ओमेगा टी की वैल्यू को आपको 1 रखना पड़ेगा, तभी तो पीक वैल्यू मिलेगा। तो जब पीक वैल्यू आपको मिल गया तो मुझे बताओ कि ई आर एम एस क्या हो जाएगा फॉर साइनोसॉइडल वेव। वेव आपका कैसा है, साइनोसॉइडल इन नेचर है, साइन वेव है। तो साइन वेव के लिए आर एम एस मान क्या होता है, ई एम अपान √2, यही तो होता है। तो रख दो वैल्यू, ई आर एम एस आपका हो जाएगा 2 पाई एफ एन वन फाई एम अपान √2। अब इसको दो तरह से आप लोग लिख सकते हैं कि जो ई आर एम एस मिलेगा, ई आर एम एस का जो मान आया दैट इज √2 पाई एफ पाई एम एन वन, पाई एफ पाई एम एन वन, है ना। या इसी को कुछ लोग ऐसे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ई आर एम एस इज इक्वल टू 4.44 एफ पाई एम एन वन। ये तो हो गया प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ये आपका आ गया, है ना। इसको अगर मैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला इट इज, है ना। तो ये आपको याद रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, है ना भाई। ये आपका हो गया। अब जरा देखो मैं क्या करने वाला हूं। अभी तो ये आइडियल ट्रांसफार्मर अनलोडेड कंडीशन में था, तो अनलोडेड कंडीशन में जो आपको फेजर डायग्राम मिला वो इस तरह से मिला। देखो क्यों मिलेगा अनलोडेड कंडीशन में, वाइट से करें ज़्यादा सही रहेगा ना। ये तो मेरा हो गया पीक फ्लक्स, पीक फ्लक्स, ठीक। दिस एंगल इज 90 डिग्री, दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये हो गया मेरा फाई एम, और ये हो गया मेरा इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E1। E1 को क्या मैं V1 इज इक्वल टू E1 कह सकता हूँ, V1 इज इक्वल टू E1 कह सकता हूँ। तो इस तरह से मेरा फेजर डायग्राम मिल जाएगा
V1 को E1 क्यों कह रहा हूं मैं, जरा सर्किट डायग्राम में देखिएगा, जरा इस लूप में आप केवीएल लगाओ, आप केवीएल लगाओ। तो केवीएल लगाने पे क्या हो रहा है, आपको मिल जा रहा है, देखो ये है आपका वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज है ना, सोर्स वोल्टेज, और ये है आपका प्राइमरी साइड का इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसकी पोलैरिटी को आपने ऊपर पॉजिटिव माना है और नीचे नेगेटिव माना है। व्हाइट कलर को देखिएगा, ग्रीन कलर को मत देखिएगा, है ना। ये बीए के लिए मैंने दिखाया था आपको। तो ये टर्मिनल पॉजिटिव है ना, तो आपको क्या मिल रहा है, माइनस वी और प्लस E1 इज इक्वल टू 0 ना। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, V1 इज इक्वल टू E1, V1 इज इक्वल टू E1। ये ट्रांसफार्मर की नेसेसरी कंडीशन है, इसको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर की नेसेसरी कंडीशन क्यों है, क्योंकि इसको मस्ट होना ही होगा, इसको इसके बराबर होना ही होगा, यानी जो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आएगा वो सप्लाई वोल्टेज के बराबर होना ही है। इंड्यूस वोल्टेज आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए सप्लाई वोल्टेज के जस्ट इक्वल होना ही होगा। अगर उससे कम होता है तो आप सम करंट दीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन V1 को E1 बनाना ही पड़ेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ये होल्ड करेगा ही करेगा। आप एनर्जी को, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को बर्बाद नहीं कर सकते, है ना। तो ये किसी ट्रांसफार्मर के वर्किंग प्रिंसिपल के लिए ये मस्ट कंडीशन है, ये मस्ट कंडीशन होगा, V1 इज इक्वल टू E1। अब जरा सेकेंडरी में आ जाओ। सेकेंडरी आपका स्टेप डाउन साइड है, तो मान लीजिए कि सेकेंडरी में N2 कॉइलिंग आपने करा दिया इस तरह से। अब यहाँ पे जरा सेंस ऑफ वाइंडिंग को देखना, दो ही टर्न लूम है, स्टेप डाउन है। सेंस ऑफ वाइंडिंग को देखना, यहां मैंने लोड लगा दिया, छोड़ो अभी लोड नहीं लगाते, लेकिन यहां पे मैंने क्या किया, प्राइमरी साइड में एक डॉट लगा दिया। अब इस डॉट का क्या मतलब हुआ, डॉट कन्वेंशन बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या जब सर्किट थ्योरी पढ़ रहे होगे तो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट आपने पढ़ा होगा। तो मैग्नेटिक कपल्ड सर्किट में डॉट कन्वेंशन करते हो ना, तो इस डॉट कन्वेंशन का मतलब क्या होता है, मैं ये जानना चाहता हूँ। डॉट से आप क्या समझते हैं, डॉट से आप क्या जानते हैं, तो याद रखो मेरी बात को, इसको चाहे लिख भी लो। क्या कह रहा हूं मैं, डॉट कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन वेरी इंपॉर्टेंट, समझो इसको। डॉट कन्वेंशन, डॉट कन्वेंशन का मतलब यह होता है कि इफ currents enter or leaves through a dot, then fluxes will be additive। डॉट कन्वेंशन का कॉपी बुक डेफिनेशन बच्चों केवल इतना ही है। इफ करेंट्स, क्या कहा मैंने, इफ करेंट्स इंटर और लीव्स थ्रू अ डॉट देन फ्लक्सेस विल बी एडिटिव। क्या कह रहा हूं मैं, यदि किसी डॉट से, यदि किसी डॉट से करंट इंटर या लीव करते हैं, करंट एक साथ लिखना, हाँ एक साथ इंटर या लीव करते हैं, तो उनसे उत्पन्न फ्लक्सेस एडिटिव नेचर का होगा, एडिटिव नेचर का होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये सब, क्यों इसकी जरूरत पड़ी, जरा देखिएगा। मैं क्या काम करता हूं,
उस सर्किट को कॉपी कर लेता हूँ, है ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया। है ना, इसको मैंने यहाँ कॉपी कर लिया, आई कॉपीड दिस, है ना। अब देखो, मान लिया कि इस पे सेकेंडरी साइड में नंबर ऑफ टर्न्स N2 है और इस पे इंड्यूस वोल्टेज मुझे E2 दिखाना है। तो इंड्यूस वोल्टेज जैसे मैंने प्राइमरी साइड में दिखाया था, सेकेंडरी साइड में भी मैं वैसे ही इंड्यूस वोल्टेज दिखाऊंगा। बिल्कुल सही बात है। तो अगर मैंने प्राइमरी साइड में डॉट यहाँ लगा दिया और फ्लक्स को मुझे एडिटिव रखना होगा, तो बताओ सेकेंडरी साइड में मैं डॉट कहाँ दिखाऊंगा। जाहिर सी बात है कि ये मेरा पीक फ्लक्स इस पूरे कोर में आ रहा है। अगर ये फ्लक्स मेरा सेकेंडरी वाइंडिंग से भी अलाइंड करेगा तो मुझे सेकेंडरी साइड में भी डॉट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। आप देखो ना, यहाँ पे डॉट है। अगर इस, चूंकि मैंने आइडियल ट्रांसफार्मर कंसीडर किया है, अगर इस प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता तो इसमें करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो करता कि नहीं करता? बिल्कुल करता। तो जब करंट लेफ्ट टू राइट फ्लो करता तो राइट हैंड सर्कुलेशन रूल आप लगाओगे तो फ्लक्स कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा। तो इस तरह से एक पूरा फ्लक्स कोर में आएगा ना। सेकेंडरी साइड में देखो, अगर मैं डॉट यहाँ लगाता हूँ, अगर मैं डॉट यहाँ लगाता हूँ तो करंट को मुझे कुछ इस तरह से दिखाना होगा। करंट को मुझे कुछ इस तरह से दिखाना होगा। क्यों? क्योंकि अगर यहाँ से करंट इंटर कर रहा है तो यहाँ से भी तो इस डॉट पे करंट इंटर करना चाहिए, तभी तो फ्लक्सेस एडिटिव होंगे। तो जब फ्लक्सेस एडिटिव होंगे तो करंट का सर्कुलेशन कुछ इस तरह से होता। तो जब करंट का सर्कुलेशन इस तरह से होगा तो जो थंब का डायरेक्शन है वही तो फ्लक्स का डायरेक्शन होगा। यानी फ्लक्सेस अलाइंड हो गए ना, एक ही डायरेक्शन में आ गए ना। तो इसलिए सेकेंडरी साइड पे मुझे डॉट यहाँ पर दिखाना पड़ेगा। अब बात आई कि भाई जब इसमें भी तो फ्लक्स, सेकेंडरी साइड में भी तो फ्लक्स लिंकेज हो रहा है ना। तो सेकेंडरी साइड में अगर फ्लक्स लिंकेज हो रहा है तो सेकेंडरी साइड में भी इंड्यूस्ड वोल्टेज होना चाहिए। और वो इंड्यूस्ड वोल्टेज कैसा होगा? इंड्यूस्ड वोल्टेज जाहिर सी बात है लेंज लॉ को सेटिस्फाइड करेगा। मतलब कॉजेस इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द कॉज। मतलब सेकेंडरी साइड में इफेक्ट क्या है? सेकेंडरी साइड का इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और उसका कॉज क्या है? जो इसमें फ्लक्स लिंकेज हो रहा है, जो इसमें फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। तो जब फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है तो वो इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, मान लीजिए कि ये टर्मिनल ए डैश है, ये टर्मिनल बी डैश है। तो जैसे इस साइड में किया था, फ्लक्स अपोज कब करेगा? फ्लक्स अपोज कब करेगा इस इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव का फोर्स का? आप यही चाहते हो ना कि ये जो राइट साइड लोड साइड है इसको आप शॉर्ट सर्किट कर दो। तो जब शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो करंट इसमें राइट टू लेफ्ट फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? तो उस केस में ई ए डैश बी डैश जो इसकी पोलैरिटी हो जाएगी, आप प्लस प्लस डी साई बाई डी टी को ही तो कंसीडर करोगे। क्यों कंसीडर करोगे? क्योंकि अगर एक करंट इस राइट टू क्या लेफ्ट टू राइट अगर फ्लो करेगी, मैं इसको दिखा नहीं रहा हूं, जैसे प्राइमरी साइड में किया था, अगर आप सेकेंडरी साइड में भी वैसे ही मानोगे तो जो फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स लिंकेज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज होगा, वो इस करंट का अपोज करेगा। क्योंकि इसकी पोलैरिटी आपकी पॉजिटिव है और इसकी पोलैरिटी आपने नेगेटिव कंसीडर किया हुआ है, तभी तो आपका ये ई ए डैश बी डैश होगा। तो ई ए डैश बी डैश भी आपका, अगर आप इसको E2 कहते हो तो प्लस डी साई बाई डी टी लेने से होगा। अगर ये प्लस होगा तभी तो ये प्लस आएगा ना। तो यहाँ पर भी आपको प्लस डी साई बाई डी टी ही लेना पड़ेगा। उस केस में N2 प्लस N2 डी बाई डी टी फाइव एम साइन ओमेगा टी ही मिलेगा। और फाइनली अगर आप जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे कि प्रीवियस केस सॉल्व किया है, तो E2 आपको क्या मिल जाएगा?
E2 भी आपको अंडर रूट टू पाई एफ फाई एम N2 मिलेगा, जैसे कि प्रीवियस केस मिला था, जैसे कि प्रीवियस केस आपने किया था। E2 भी आपको इस कंडीशन में मिल जाएगा, है ना। तो ये आपका हो गया लोड सेकेंडरी साइड में। और करंट का डायरेक्शन आप क्या लोगे, इस डायरेक्शन को आप कौन सा करंट का डायरेक्शन बोलोगे? करंट का डायरेक्शन अब फाइनली क्या हो जाएगा आपका, ये वाला हो जाएगा, ये वाला करंट का डायरेक्शन हो जाएगा। जब इस टर्मिनल को आपने पॉजिटिव कंसीडर किया है और इस टर्मिनल को आपने नेगेटिव कंसीडर किया है, तो करंट अब आपका, करंट कहाँ से बहेगा, ये ट्रांसफार्मर से बाहर की तरफ निकलेगा। रीजन आपने समझ गए, रीजन आप समझ गए होंगे कि टू सेटिस्फाइड लेंज लॉ, टू सेटिस्फाइज लेंज लॉ। तो इसका अगर मैं नो लोड कंडीशन पे फेजर डायग्राम देखूं, तो नो लोड कंडीशन पे आइडियल ट्रांसफार्मर का, आइडियल ट्रांसफार्मर का नो लोड कंडीशन में फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम क्या हो जाएगा, देखो ये है आपका फ्लक्स और ये आपका इंड्यूस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आपका हो जाएगा V1 इज इक्वल टू E1 और ये आपका हो जाएगा V2 इज इक्वल टू E2, V2 इज इक्वल टू E2 और ये आपका हो जाएगा पीक फ्लक्स फाई एम, पीक फ्लक्स फाई एम, जहाँ पे ये एंगल क्या है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो क्या सीखा हमने कि किसी ट्रांसफार्मर के लिए जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होगा, चाहे वो प्राइमरी साइड का हो चाहे वो सेकेंडरी साइड का हो, वो हमेशा पीक फ्लक्स से क्या होगा, 90 डिग्री लीड करेगा। क्या कह रहा हूं मैं, किसी ट्रांसफार्मर में एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में, एक सिंगल फेज ट्रांसफार्मर में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमेशा अपने मैक्सिमम फ्लक्स से, मैक्सिमम फ्लक्स से 90 डिग्री लीड करता है, लीड करता है। दूसरी बात, ये सब पॉइंट समझते चलो बच्चों, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, नाइन्टी डिग्री लीड करता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि जो आपका V1 और V2 है ना, देखो आपको मिला E1 इज इक्वल टू अंडर रूट टू पाई एफ पाई एम N1 मिला ना, तो इससे आपको E1 बाई N1 क्या मिल जाएगा, E1 बाई N1 इज इक्वल टू अंडर रूट टू पाई एफ पाई एम मिलेगा कि नहीं। और फॉर ए कांस्टेंट फ्लक्स, फॉर ए कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, ये सारे टर्म तो कांस्टेंट है ना,
तो ये आपको मिल जाएगा कांस्टेंट, और यही तो आपका E2/N2 भी होगा, E2/N2 भी आपका यही होगा। बात क्लियर है? क्या सीखा हमने कि ट्रांसफार्मर का वोल्टेज पर टर्न, ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर का ट्रांसफार्मर का वोल्टेज पर टर्न एक नियत मान होता है, नियत मान होता। क्लियर? नेक्स्ट बात आप ध्यान रखो, ट्रांसफार्मर के कोर में ट्रांसफार्मर के कोर में पीक फ्लक्स कंसीडर करते हैं, नेक्स्ट बात हमने देखा, डॉट हैज सेम इंस्टेंटेनियस polarity so that, ये बहुत मस्ट कंडीशन है बेटा, क्या कह रहा हूं मैं, यदि ट्रांसफार्मर के एक लिंब से करेंट अंदर आती है या इंटर करती है ना, अंदर या इंटर करती है, तो दूसरे लिंब से इसे बाहर निकलना चाहिए। क्यों भाई, ऐसा क्यों? तो बिकॉज डॉट हैज सेम इंस्टेंटेनियस पोलैरिटी, तभी तो लेंज लॉ सेटिस्फाई होगा। तो ब्रैकेट में आप लोग लिख लेना, टू सेटिस्फाई लेंज लॉ, टू सेटिस्फाई लेंज लॉ। अब इसमें जो मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन निकल के आएगा बच्चों, वो आप देखेंगे, आपको क्या मिल रहा है, यहां से आपको मिल रहा है V1 इज इक्वल टू V1/V2। ये E1/E2 है कि नहीं आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए? बिल्कुल सही बात है। और यही आपका N1/N2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी को बोलते हैं A, और इसको बोलते हैं टर्न रेशियो। क्या बोलते हैं? टर्न रेशियो, है ना। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करना चाहूंगा। वो बात क्या है? देखो,
जरा इस टर्न रेशियो को देखिए आप लोग, इस टर्न रेशियो को देखिए ना, ये क्या कहता है, A इज इक्वल टू N1 अपॉन N2। अब देखो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस टर्न रेशियो का मान 1 से ज़्यादा होगा कि इस टर्न रेशियो का मान 1 से कम होगा, तो क्या बताओगे आप? ध्यान से देखना। मान लीजिए कि ये आपका एक ट्रांसफार्मर है, आपको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि ये आपका एक ट्रांसफार्मर है और ये इसमें प्राइमरी वाइंडिंग है। आपको समझाने के लिए वाइंडिंग में इतना गैपिंग दिखा रहा हूँ, एक्चुअली इतना गैपिंग होता नहीं है। आपको समझाने के लिए मैंने ये ट्रांसफार्मर बताया है, इसमें N1 टर्न्स हैं, इसमें N2 टर्न्स हैं। तो अगर मैं कहूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न रेशियो को आप कैसे डिफाइन करेंगे, तो आप कहोगे कि अगर इस साइड सोर्स है और इस साइड लोड है, इस साइड लोड है, तो आप कहोगे, मान लीजिए कि आप सोर्स को प्रिफर करना चाहते हो, तो A इज इक्वल टू N1 बाई N2 बोलोगे। क्या जरूरी है कि सोर्स को हमेशा आप इसी साइड दोगे? अगर आपने सोर्स इस साइड दे दिया और लोड इस साइड दे रहे हो, तब तो ये टर्न रेशियो आपका क्या बन जाएगा, N2 बाई N1 बन जाएगा। तो किसको प्रीफर करोगे? अब ये प्रैक्टिकली चीज है ना, ये सब प्रैक्टिकली चीज है कि N1 बाई N2 कि N2 बाई N1। तो अब चूंकि हमारा जो पावर सिस्टम है ना, अब ट्रांसफार्मर के लहजे से आपको बहुत सारी चीज़ों में करेक्शन करना पड़ेगा। जो बुक्स में दिया है वो आपका ओल्ड वर्जन है, 100 साल 150 साल पुरानी किताबें हैं और उसमें कोई करेक्शन नहीं हुआ है। तो बुक्स में तो आप पाओगे A इज लेस देन 1, N1 बाई N2 को क्या लिया है, लेस देन 1 लिया है। लेकिन चूंकि IEEE ने इसको फ्रीज कर दिया। एक्चुअली क्या था कि जो हमारा ओल्ड जमाना था ना, वो रेडियल सिस्टम पे काम करता था। अब रेडियल सिस्टम में जो वोल्टेज का लेवल था वो सोर्स से लोड की तरफ डिक्रीजिंग इन नेचर था। मतलब वोल्टेज को आपको घटना ही है, लोड तक पहुंचते पहुंचते कुछ वोल्टेज में डिपिंग आपका होना ही होना है। उस केस में जब ओल्ड वर्जन चला तो वो सोर्स बाई लोड चला, और उस केस में जो आपका जो टर्न रेशियो आता था वो हमेशा लेस देन 1 आता था। अब आया मॉडर्न जमाना। अब मॉडर्न जमाने में क्या है, पावर जनरेशन है। पावर जनरेशन को आप इंटरकनेक्टेड सिस्टम में ले जाते हो, इंटरकनेक्टेड सिस्टम में ले जाने के बाद उसको ग्रिड सिस्टम में लेके जाते हो, ग्रिड सिस्टम में लेके उसको मल्टी ग्रिड सिस्टम में लेके जाते हो, है ना, फिर उसको इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाते हो। तो अब उसमें कहीं वोल्टेज का स्टेप अप हो रहा है, कभी वोल्टेज आपका डाउन हो रहा है। वही ट्रांसफार्मर जो एक समय स्टेप अप का काम कर रहा है, ये कोई जरूरी नहीं कि वो हर समय स्टेप अप का ही काम करे। हो सकता है सुबह के टाइम स्टेप अप मतलब वोल्टेज को बढ़ा रहा है, तो शाम के टाइम उसी वोल्टेज को वो स्टेप डाउन भी तो कर सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि हमारी लोड डिमांड कैसी है। तो अब इसमें क्या हुआ कि कभी आप ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो को ले ग्रेटर देन 1 कह रहे हो, कभी लेस देन 1 कर रहे हो। तो अब आप IEEE ने इसको फ्रीज कर दिया। जानने वाली बात यही है कि IEEE ने इसको फ्रीज कर दिया। अब वो ये नहीं करता कि भाई सोर्स साइड से कि लोड साइड से, अब उसने सीधे टर्न रेशियो को ये डिफाइन किया कि टर्न रेशियो इज नथिंग बट इट इज द रेशियो ऑफ हाई वोल्टेज टर्न टू लो वोल्टेज टर्न। जहां पे हाई वोल्टेज टर्न आप देखिए उसको लो वोल्टेज टर्न से आप अनुपात ले लीजिए उसका, वही उस ट्रांसफार्मर का टर्न रेशियो होगा। क्या कह रहा हूं मैं, A इज इक्वल टू NHV अपॉन NLV, और यही क्या हो जाएगा, VHV कह लो अपॉन क्या हो जाएगा, VLV, या इसी को आप कह दो EHV अपॉन ELV, है ना। तो IEEE ने इसको फ्रीज कर दिया बच्चों। अब ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन 1 होगी। मैं कॉम्पिटिटिव माहौल में देख रहा हूं कि बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इस बातों में कि A इज लेस देन 1 करें कि A इज ग्रेटर देन 1 करें, है ना। तो हमेशा A इज ग्रेटर देन 1 को प्रीफर करो। A is always greater than 1 and it is the ratio of number of high voltage turns to number of low voltage turns. That's it. टर्न रेशियो को आप इसी तरीके से डिफाइन करेंगे। जो अगली बात आती है
कि चूंकि यहाँ पे तो जैसे ही आपने आइडियल ट्रांसफार्मर पे लोड लगाया, आइडियल ट्रांसफार्मर पे जैसे ही आपने लोड लगाया, कहा गया सर ये आपने आइडियल ट्रांसफार्मर में आपने लोड लगाया, तो अब तो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट हो गया भाई। तो जब लेफ्ट टू राइट हो गया तो इसने फ्लक्स को अपोज कर दिया ना, इसने फ्लक्स को अपोज कर दिया, यानी कि जो रिजल्टेंट फ्लक्स होगा अब वो थोड़ा कम हो गया। तो जब थोड़ा फ्लक्स कम हो गया तो अब E1 की वैल्यू, EAB की वैल्यू, प्राइमरी साइड में इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू कम हो गई, जबकि इसको V1 के बराबर होना ही है। तो V1 इज इक्वल टू E1, ये आपका मस्ट कंडीशन है बेटा किसी ट्रांसफार्मर के वर्किंग ऑपरेशन के लिए। तो V1 इज इक्वल टू E1 को मेंटेन कराने के लिए अब उतनी ही करंट यहां से इसको देना पड़ेगा। मान लो कि I1 करंट, अब चूंकि आइडियल ट्रांसफार्मर था बेटा, अभी तक आपने यहां से 0 करंट लिया था, लेकिन चूंकि यहां पे फ्लक्स में चेंजेस आ गया, फ्लक्स आपका डिक्रीज कर गया ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस लोड, इस लोड के आने से फ्लक्स आपका डिक्रीज कर गया। तो इस फ्लक्स को कांस्टेंट बनाने के लिए या V1 इज इक्वल टू E1 बनाने के लिए आपको प्राइमरी साइड से I1 करंट देना ही होगा। अब वो I1 करंट एक्चुअल में होगा किसके बराबर, जितना करंट यहां पे मान लो I2 करंट फ्लो कर रहा है, तो I1 इज इक्वल टू I2 इस केस में, है ना। तो MMF बैलेंस इसका क्या हो जाएगा, MMF बैलेंस के लिए आप इसको कैसे दिखाओगे, MMF बैलेंस देखो कैसे होगा। और ट्रांसफार्मर में कितने सारे न्यूमेरिकल, मैं आपको गारंटीड कह दे रहा हूं जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो कितने सारे न्यूमेरिकल इस MMF बैलेंस से सॉल्व हो जाते हैं। अगर आप KVL KCL या सर्किट एनालिसिस के चक्कर में पड़ोगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। इसलिए इस MMF बैलेंस को हमेशा, MMF बैलेंस क्या है, इसका पावर रेटिंग ही तो है ना, तो पावर तो कभी ह्रास नहीं होगा ना, पावर तो कभी नहीं बदलेगा। तो MMF बैलेंस क्या होगा, प्राइमरी साइड का एम्पियर टर्न्स इज इक्वल टू सेकेंडरी साइड का एम्पियर टर्न्स। तो MMF बैलेंस क्या हो जाएगा इसका, देखो MMF बैलेंस, MMF बैलेंस क्या हो जाएगा प्राइमरी साइड के लिए, N1 I1 जाएगा ना, N1 I1। आइडियल ट्रांसफार्मर में कोई एक्साइटिंग करंट आपने नहीं दिया, लेकिन फ्लक्स को मेंटेन कराने के लिए I1 करंट आपको देना पड़ा, और प्राइमरी साइड में टर्न्स कितने हैं N1, तो इसका MMF कितना हो जाएगा N1 I1, जिसके अपोजिट में N2 I2 है। ध्यान दीजिएगा, N2 I2, जो I2 करंट सेकेंडरी साइड में बह रहा है वो N1 I1 के अपोजिट है ना, इसलिए इसको नेगेटिव साइन से लिया, और तो कोई MMF नहीं है ना, तो ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ओवरऑल इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो ये किसी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए MMF बैलेंस का इक्वेशन होगा। लेकिन फ्लक्स को मेंटेन कराने के लिए, फ्लक्स को कांस्टेंट बनाने के लिए आपको I1 करंट प्राइमरी साइड में देना ही होगा, बिकॉज आपको V1 बराबर E1 रखना ही होगा। तो N1 I1 और सेकेंडरी साइड का एम्पियर टर्न्स क्या है N2 I2, जो कि N1 I1 को अपोज कर रहा है। तो N1 I1 माइनस N2 I2 इज इक्वल टू 0 हो गया कि नहीं हो गया। तो अब इससे मुझे क्या मिल गया, I1 इज इक्वल टू N2 बाई N1 I2। और चूंकि मैंने पहले ही बता दिया कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर मैंने कंसीडर किया है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लेके चल रहा हूं, तो इसका जो टर्न रेशियो होगा वो N1 बाई N2 होगा। तो क्या मैं I1 को I2 बाई A लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। इसी I2 बाई A को कहते हैं I2 डैश, क्या कहते हैं I2 डैश। I2 डैश क्या हुआ, द वैल्यू ऑफ करंट ऑन सेकेंडरी साइड रिफर्ड टू प्राइमरी साइड, यानी फ्लक्स को मेंटेन कराने के लिए सेकेंडरी साइड में जो करंट बह रही है उससे फ्लक्स को मेंटेन कराने के लिए प्राइमरी साइड में मुझे और कितना करंट देना पड़ेगा, इसी को कहते हैं I2 डैश। क्या कहते हैं इसको, लिख देता हूं मैं, I2 डैश को कहते हैं करंट
ऑन सेकेंडरी साइड referred to primary side, referred to primary, ये मेरा I2 डैश है। ध्यान रहे कि अभी हम लोग केवल आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसीडर किए हैं। तो आइडियल ट्रांसफार्मर का हम लोगों ने नो लोड पर फेजर डायग्राम बनाया। अब जब मैंने ट्रांसफार्मर को लोडेड कर दिया तो उस कंडीशन में फेजर डायग्राम क्या होना चाहिए उसको भी देख लिया जाए। तो देखिए फेजर डायग्राम क्या बनेगा, लिख देता हूं मैं पहले। आइडियल ट्रांसफार्मर का या फेजर डायग्राम ऑफ आइडियल ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर एट लोड या लैगिंग लोड बोल लो, जनरली लोड का नेचर लैगिंग ही होता है, आप लोग जानते होंगे इस चीज को। एट लैगिंग लोड, लैगिंग लोड, ठीक है। देखो कैसे बनेगा। सबसे पहली बात आप क्या खींचोगे, रिफरेंस फेजर, जो कि यहाँ पे फ्लक्स को लिया जाता है। ये फेजर डायग्राम बहुत अच्छे से समझिएगा, है ना। इस तरह से आप ये आपका रिफरेंस फेजर हो गया जो कि मैक्सिमम फ्लक्स होता है, ठीक। अब जो इंड्यूस्ड वोल्टेज होगा वो तो फ्लक्स को 90 डिग्री लीड करेगा, फ्लक्स को क्या करेगा 90 डिग्री लीड करेगा, फ्लक्स को 90 डिग्री लीड करेगा। ये हो गया। V1 इज इक्वल टू E1 और यहाँ क्या हो जाएगा V2 इज इक्वल टू E2, ठीक ना भाई। ये आपका हो जाएगा पीक फ्लक्स। ट्रांसफार्मर में ध्यान रखना, मैंने लिखवा भी दिया, हमेशा पीक फ्लक्स को कंसीडर करना है, एवरेज फ्लक्स नहीं लेना है। जबकि अन्य मशीनों में हम लोग एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, ये आप अभी आगे देखोगे, है ना। तो यहाँ पे पीक फ्लक्स ले लिया। अब देखिए जैसे ही मैंने लोड दिया, एक प्राइमरी साइड पे आपको करंट देना पड़ा ना, तो लोड का नेचर मैंने लैगिंग माना है, तो ये इंड्यूस वोल्टेज से सम एंगल लैग करेगा कि नहीं करेगा। ये है मेरा I2 और ये मेरा एंगल कौन सा होगा, लोड साइड का एंगल, चाहे आप इसको φ2 से रिप्रेजेंट कर सकते हो। φ2 क्या है, लोड एंगल। φ2 को मैं क्या कह रहा हूँ, φ2 इज इक्वल टू लोड पावर फैक्टर एंगल। लोड एंगल ना कह देना, अपनी शब्दों में शुद्धता रखो बेटा। लोड एंगल सोर्स वोल्टेज और लोड वोल्टेज के बीच का एंगल होता है, आगे बताऊंगा। तो φ2 क्या हुआ, लोड पावर फैक्टर एंगल, जो कब मिला, जब सेकेंडरी साइड पे लोड करंट बहा, और ये लैगिंग इन नेचर है। तो आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए मैंने इस फेजर से इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। अब आपने एमएमएफ बैलेंस से देखा कि जो प्राइमरी साइड का जो करंट है I1 वो I2 डैश के तुल्य है कि नहीं। I1 इज इक्वल टू I2 बाई ए आया और उसी को तो आप I2 डैश कह रहे हो। तो I2 डैश इस I2 के सेम फेज में होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो I2 डैश को भी मैं यहीं पर दिखा देता हूँ। तो ये हो गया मेरा I2 डैश जो कि I2 के सेम फेज में है। एक्चुअली I2 डैश की वैल्यू कितना है, I2 डैश इज इक्वल टू I2 बाई ए और इसी का मान है I1 के। यही किसके बराबर है, I1 के बराबर है। तो ये जो फेजर डायग्राम आपको मिलेगा ये आइडियल ट्रांसफार्मर का फेजर डायग्राम है जब आपने उसको लोडेड कर दिया है। अगर लोडेड नहीं करोगे तो ये करंट दिखाने की जरूरत ही नहीं है, तब ये सिंपली जो इसका इंड्यूस वोल्टेज होगा
वो पीक फ्लक्स से हमेशा 90 डिग्री लीड करेगा। तो आज इतना हमने जाना कि आइडियल ट्रांसफार्मर को विदाउट लोड और विद लोड हमने इसको अच्छे से इसका वर्किंग प्रिंसिपल देखा। लेकिन बच्चों आप जानते हो कि कोई चीज़ आइडियल तो होती नहीं है ना। एक हमने परिकल्पना कर लिया कि अगर आइडियल ट्रांसफार्मर होता तो ऐसा होता तो वैसा होता, यहाँ लॉसेस बिल्कुल ना होते, है ना, कोई एक्साइटिंग करंट ना होती, रिलेटिव परमिबिलिटी इनफाइनाइट होती और हम बिल्कुल एकदम स्वर्ग में जीते रहते। लेकिन ऐसा सत्य तो है नहीं। तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि अगर ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर होता तो क्या क्या इसमें करेक्शन करने पड़ते और इसके वर्किंग प्रिंसिपल तब कैसे होगा, है ना। कुछ चीज़ें तो हम लोगों ने इसमें सीख लिया कि भाई पीक फ्लक्स क्या होता है ना, पीक फ्लक्स क्या होगा, कैसे वोल्टेज जनरेट होगा, क्या इसका टर्न रेशियो होगा, कैसे फ्लक्स क्रिएट होगा, ये सब चीज़ें तो हम लोग जान गए हैं। लेकिन अगर ये प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर हो जाए तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में मुझे इस आइडियलिटी के केस में क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे कि वो मेरा ट्रांसफार्मर वर्क करे, ये हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे, ठीक ना। तो अगले लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को समझेंगे। धन्यवाद। Excellent Vision Technical Academy. Excellent Vision online app Google Play Store से download. Branch office plot number 198, house number 504 by 398. Mobile 945495100370802452228960528475.